हे एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर। एलिवेटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर के माध्यम से हम एक इतिहास की क्रोनोलॉजी समझेंगे और इस लेक्चर से आपको ये समझ भी आएगा कि इतिहास पढ़ने के कितने फेज हैं या फिर इतिहास को किन किन तरीकों से पढ़ा जाए। और ये पूरा कनेक्टिंग डॉट्स पे होगा। आप एक बार ये लेक्चर पूरा देखेंगे, उसके बाद आप कोई एक बुक उठा के आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो आपको एक नई समझ देने का प्रयास करूंगा मैं इस लेक्चर में। और ये लेक्चर काफी बेनिफिशियली होगा। आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और उसके बाद कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हैं। आपको ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इतिहास पढ़ने की सबसे पहली बात तो यही है कि इतिहास को पढ़ने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूलेस बनाए हैं। पहला फॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी देश की सेंट्रल पावर या किसी भी देश का राजा, ठीक है, शासक, किंग, ठीक है भाई, बादशाह या सुल्तान जब जब कमजोर होगा तब तब उस देश पे बाहर से क्या होगा, अटैक होगा, ठीक है भाई। और हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम भारत को ले सकते हैं। तो भारत की जब जब सेंट्रल पावर या भारत का कोई भी राजा या भारत का कोई भी शासक या भारत का कोई भी सुल्तान कमजोर होगा तब तब उस पर क्या होगा, बाहर से अटैक होगा, ठीक है भाई। दूसरी चीज इसी के ऑपोजिट है कि जब जब सेंट्रल पावर इंडिया की, सेंट्रल पावर राजा, शासक, किंग या सुल्तान जब जब पावरफुल होंगे तब तब अखंड भारत बनाने की बात करी जाएगी। अखंड भारत मींस पैन इंडिया, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूले पे आप हिस्ट्री को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बांट सकते हैं और तीनों में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप इजीली देखेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे ये काम करेगा। ये दोनों फॉर्मूले इवन थ्रू आउट जो इतिहास है, इतिहास में मैं आपको फॉर्मूलेज बताता रहूंगा कहां कहां पे कौन सा फॉर्मूला है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है भाई। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं और ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको दिखाता हूं। देखो भारत की बात करें तो 16 महाजनपद जब थे, देखो 16 महाजनपदों के बाद से स्टेट्स बनना स्टार्ट हुआ, राज्य बनने स्टार्ट हुए, राज्यों का केंद्रीकरण स्टार्ट हुआ, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ और मगध उन सारे 16 जनपदों में से सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा, ठीक है। मगध सबसे बड़ा राज्य बन के क्यों उभरा? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है भाई। उनके पास आपको देखने को मिलता होगा बिहार और झारखंड वाला जो बेल्ट है वहां पे लोहा वगैरह काफी ज्यादा इजिली नेचुरल रिसोर्स थे। तो इन्होंने अच्छे अच्छे तलवारें, अच्छे अच्छे हथियार बना लिए। हथियार बनाने के बाद सेना इकट्ठी करी और मगध थोड़ा सा फ्लोरिश कर गया, ठीक है। तो आप देखोगे मगध में एक राज्य था और मगध में उस टाइम पे आप देखोगे महापद्म नंद, एक नंदा डायनेस्टी चल रही थी। नंदा डायनेस्टी में महापद्म नंद का लड़का जो घनानंद था, तो वो थोड़ा अय्यास टाइप का था, अय्यास भी था और उसके साथ साथ कमजोर भी था। तो घनानंद जैसे ही कमजोर पड़ा, ठीक है भाई, तो तब आप देखोगे भारत पर अलेक्जेंडर का अटैक, ठीक है। अलेक्जेंडर, सिकंदर का अटैक। उसके बाद आप देखोगे भारत में यही समय है जब नंद वंश का विनाश करके मौर्यंस आते हैं और मौर्य साम्राज्य अपनी नींव रखते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका, ये तीनों जब आएंगे भारत में, जब राज करेंगे, तो इंडिया की जो कंडीशन है उस टाइम पे सेंट्रल पावर क्या होगा, मजबूत होगा। और जैसे ही सेंट्रल पावर मजबूत होगा तब बात करी जाएगी अखंड भारत की, पैन इंडिया की। तो आप देखोगे कि अशोक के टाइम पे पूरा भारत जो है, अफगानिस्तान से लेके और नीचे तक पूरा भारत को पैन इंडिया कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 137 वर्षों के बाद आप देखोगे आफ्टर 137 ईयर्स, जैसे ही इनका डिक्लाइन होगा मौर्यंस का, तब आप उसके बाद तुरंत देखोगे फिर भारत पर अटैक, यूनानियों का अटैक, ठीक है भाई। यूनानी, पार्थियंस, कुशानास, ठीक है, कुशाणों का अटैक। फिर उसके बाद ये कमजोर पड़ेंगे तो इनके सामंत बनेंगे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स बनेंगे गुप्ताज। और गुप्ता देखेंगे कि जैसे ही ये लोग कमजोर हुए, देन गुप्ताज अटैक करेंगे और इनको रिप्लेस कर देंगे और भारत में एक नया एम्पायर
गुप्ता साम्राज्य आ जाएगा। ठीक है भाई। और गुप्ता में जब समुद्रगुप्त आएगा तो समुद्रगुप्त जब आएगा तो सेंट्रल पावर फिर से क्या हो जाएगी आपकी, मजबूत हो जाएगी। जैसे सेंट्रल पावर मजबूत, अखंड भारत की बात, पूरा पैन इंडिया करने की बात। गुप्तास के फ्यूडिटरी कौन होंगे, वर्धन साम्राज्य। गुप्तास के जो सामंत होंगे वो होंगे वर्धन। और वर्धनों में आप देखोगे हर्षवर्धन उस टाइम पे सबसे बड़े प्रतापी राजा बन के उभरेंगे, और उस टाइम पे फिर से सेंट्रल पावर क्या होगी, मजबूत होगी। और सेंट्रल पावर जब मजबूत होगी तो पैन इंडिया करने की बात होगी। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होगी 647 एडी में, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, आप देखोगे उसी टाइम पे ऐसा सिनेरियो बनेगा कि ये जो वेस्टर्न, ये जो मिडिल ईस्ट वाला जो क्षेत्र है उसके पीछे आप देखोगे जो इस्लाम धर्म की शुरुआत होगी अरब देशों में। ठीक है, मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब एक धर्म लेकर आएंगे, इस्लाम। और जैसे ही पता चलेगा कि हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये कि सेंट्रल पावर भारत की कमजोर होगी। और जैसे ही कमजोर होगी तो मुसलमानों का अटैक, अरबी अटैक या फिर मिडाइवल इंडिया की शुरुआत। ठीक है, अरब इन्वेजन, अरबों का अटैक। अब अरबों में आप देखोगे कि जब जब राजा ताकतवर होगा तो फिर से पैन इंडिया की बात होगी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पैन इंडिया की बात होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही कमजोर शासक होंगे उनको रिप्लेस करके दूसरा राजा आ जाएगा। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की हम बात करें तो गुलाम वंश में बलबन के बाद कमजोरी होगी तो खिलजी आ जाएंगे। खिलजी कमजोर पड़ेंगे तो तुगलक आ जाएंगे। तुगलक कमजोर पड़ेंगे तो सैयद आ जाएंगे। सैयद कमजोर पड़ेंगे तो लोधी आ जाएंगे। लोधी कमजोर पड़ेंगे तो बाबर आ जाएगा, मुगल आ जाएंगे। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री आप देखोगे जब जब सेंट्रल पावर वीक होगी तब तब आप पे अटैक होगा। ठीक है भाई। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 2008 की मैं बात करूं या उससे पहले की बात करूं तो जो कांग्रेस है 2008 में भारत पे अटैक हुआ, मुंबई अटैक, मुंबई हमला हुआ। सेनाएं तैयार थी अटैक करने के लिए, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाई कांग्रेस की सरकार क्योंकि सेंट्रल पावर उतनी मजबूत नहीं थी। प्रधानमंत्री कोई और था, चला कोई और रहा था। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि 2014 के बाद बीजेपी मेजोरिटी में आई, और फुल मेजोरिटी में जब बीजेपी आई तो 2016 में जब उरी अटैक हुआ भारत पे तो भारत ने रिट्रीव किया, भारत ने पलट के जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करी। 2019 में हमने एयर स्ट्राइक करी। तो क्योंकि सेंट्रल पावर क्या है, मजबूत है। और अब इस टाइम पे मोदी साहब के टाइम पे अखंड भारत की बातें फिर से चल रही हैं। तो ये एक पिक्चर है जो आपको कनेक्शन देगी इतिहास की कि जब जब सेंट्रल पावर भारत का जो राजा होगा वो कमजोर होगा तब तब इंडिया पे क्या होगा, अटैक होगा। ठीक है भाई। अब ये जो अटैक होगा ये अटैक कहां से होगा, दूसरा सवाल ये है। तो तीसरा फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि अटैक हमेशा नॉर्थ वेस्ट से होगा, उत्तर पश्चिम से होगा। कैसे, ये भारत है। ठीक है भाई। अब उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है। इट मींस कि उत्तर में जो हमारी रखवाली कर रहा है वो कौन कर रहा है, हिमालयाज, हिमालय। अब एवरेस्ट की चोटी से चढ़ के तो कोई इंडिया पे अटैक करने आएगा नहीं। ठीक है, इतनी तो उसमें हिम्मत नहीं है, चढ़ ही नहीं पाएगा, चढ़ेगा तो अटैक नहीं कर पाएगा। नीचे आप देखोगे गुजरात से लेके और पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र है ये पूरा समुद्र है, सी। तो उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट था नहीं कि यहाँ से अटैक किया जाए समुद्र से। तो एक ही जगह बचती है, नॉर्थ वेस्ट। तो भारत में जितने भी अटैक है आप देखोगे सारे अटैक यहीं से होंगे, चाहे फिर वो अलेक्जेंडर की बात हो, ग्रीक की बात हो, पार्थियंस की बात हो, कुशानाज की बात हो, सारे अटैक यहीं। मुसलमानों की अटैक की बात हो, मोहम्मद बिन कासिम की बात हो, गौरी की बात हो, महमूद गजनवी की बात हो, सारी अटैक यहीं। पाकिस्तान की रिसेंटली बात हो तो वो भी। तो आज भी भारत में कहाँ अटैक हो रहा है, कहाँ से, तो नॉर्थ वेस्ट से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है। यही तो पीओके है, यही तो जम्मू एंड कश्मीर है। और आप देखोगे जिन शासकों ने इसको मजबूत कर लिया वो पूरे भारत को सिक्योरिटी दे गए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज्यादा सेना लगा दी, पूरा साउथ तक एक्सपेंड कर गया। आप देखोगे भारत की जो पॉलिसी है आज भी सबसे ज्यादा जो सेना है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो ये आप देखोगे कि तीसरा फॉर्मूला ये बनता है हमारा कि भारत में जब जब अटैक होगा वो कहां से होगा, नॉर्थ वेस्ट से होगा, उत्तर पश्चिम से होगा। ठीक है भाई।
आगे चलते हैं। अब ये 3 फॉर्मूले हैं, इसके बेसिस पे हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत ही इस्लाम से होती है। इस्लाम नहीं है तो मध्यकालीन भारत नहीं है, ठीक है भाई। अब उस टाइम की सिचुएशन देखो कि इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ, ऐसा क्या कारण था कि अरबी लोगों ने भारत पर अटैक किया। तो उस टाइम का मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। ये जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, यहाँ पे उस टाइम पे बैठे हैं हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धना। और हर्षवर्धना ने काफी कोशिश करी है कि साउथ इंडिया को भी जीता, लेकिन साउथ इंडिया और ये जो आप देखोगे ये जो क्षेत्र है बंगाल वाला, बंगाल और बिहार वाला, इधर ये जो गुजरात और राजस्थान वाला है, और यहाँ ये कर्नाटक महाराष्ट्र वाला है थोड़ा सा, इन क्षेत्रों में 3 छोटे छोटे राज्यों का भी उदय होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देखोगे पाला डायनेस्टी, पाल वंश। यहाँ पे आप देखोगे तो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारा। और यहां पे देखोगे तो राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। तो ये 3 छोटे छोटे वंश हैं, इस टाइम पे ये बनते हैं, उभरते हैं। और इस टाइम पे हर्षवर्धन बैठा है कहां पे, कन्नौज में। अब आप देखोगे कि 647 में 647 एडी 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। और कन्नौज वाज द सेंटर पॉइंट, कन्नौज वाज द सेंटर पॉइंट, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इन तीनों में से जो भी कन्नौज पे कब्जा कर लेगा, चाहे पालास है, चाहे गुर्जर है, चाहे राष्ट्रकूटास है, तो उनने ये समझ लो कि नॉर्थ इंडिया पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अब पालास भी चाहेंगे कब्जा करना, गुर्जर प्रतिहार भी चाहेंगे, और राष्ट्रकूटास भी चाहेंगे। अब अगर इनको कब्जा करना है तो इन दोनों को हराना है, इनको करना है तो इन दोनों को हराना है, और इनको करना है तो इन दोनों को हराना है। अब आप देखोगे अगले 400 वर्षों तक ये तीनों मिलकर क्या करते रहेंगे, आपस में लड़ाई करते रहेंगे। 400 ईयर, 400 वर्षों तक। 800 से लेके आप देखोगे लगभग 1200, जो 12th सेंचुरी है, वहां तक ये तीनों लड़ाई करते रहेंगे। अब इसमें होगा क्या, ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये जो उत्तर भारत है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेंट्रल पावर कमजोर हो जाएगी। और यहाँ पे इस वैक्यूम को कौन भरेगा, तो इस वैक्यूम को भरेंगे मुस्लिम्स अरब इन्वेजन के साथ। अब इसी टाइम पे आप देखोगे 647 में डेथ होती है हर्षवर्धन की। अब ये यहां से अगर मैं ऊपर आऊं तो यहाँ पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है। तो ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता था अरब वर्ल्ड, ठीक है भाई, अरब देश, अरब के देश। अब यहीं पे आप देखोगे 570 में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और 610 में ये हीरा नामक गुफा में जाते हैं, और वहां से निकल के आते हैं और एक बुक लेते हुए जिसका नाम होता है कुरान, और बोलते हैं कि अल्लाह का जो आखिरी बंदा था गैब्रियल, उसने मुझे ये किताब दी है, और इस किताब को जो लोग फॉलो करेंगे, जो लोग मानेंगे, वो मुसलमान कहलाएंगे, अल्लाह पे बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे मेरी बातों पे। अब कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना शुरुआत में। अब इस टाइम पे चीजें समझो, कोई भी धर्म है, मैं अपना एक धर्म बना रहा हूं, ठीक है, और मैंने कोई भी धर्म बनाया, तो मैं आपसे कहूंगा कि चलो इसका एडवर्टीजमेंट करो, प्रचार प्रसार करो। तो आप बोलोगे कि ठीक है। मैंने बोला कि भाई यूपी में जाके प्रचार करते हैं अपना एलिवेटर का। तो आप बोलोगे सर यूपी जाने के लिए पैसे चाहिए। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक नया जब धर्म आया, तो इस धर्म को जब स्प्रेड किया जाएगा, तो इस धर्म को जब आप स्प्रेड करोगे तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, मनी, पैसा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बोला कि यार तुम प्रचार प्रसार करने जाओ, तो वो बोलेगा कि हम तो 2 ही लोग हैं, तो 2 लोग कितना प्रचार कर पाएंगे। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीपल, लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा पैसा। ये 2 चीजें होंगी तो आप अपने धर्म को क्या कर पाओगे, एक्सपेंड कर पाओगे। अब जो इस्लाम धर्म था ये काफी ज्यादा रैशनल था। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ईसाई धर्म चल रहा था अरब वर्ल्ड के जस्ट पहले। रोमन साम्राज्य आप देखोगे, रोमन साम्राज्य ने जैसे ही डिक्लाइन किया, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो इसके जस्ट ऊपर जो मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर है, वहां पे आप देखोगे कि रोमन साम्राज्य का वर्चस्व था। अब रोमन साम्राज्य के जो पादरी लोग थे, जो फादर लोग थे,
उन्होंने क्रिश्चियनिटी को लेके, ईसाई धर्म को लेके लोगों को बहुत दबा रखा था, डरा रखा था कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हमें पैसे दो। और आप देखोगे बहुत ही गंदा माहौल था उस टाइम पे धर्म को लेके। तो जब इस्लाम धर्म आता है यहाँ पे, तो ये बहुत रैशनल होते हैं, ये बोलते हैं कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ब्रदरहुड की बात करते हैं इनिशियली जो इस्लाम होगा। तो जब ये ब्रदरहुड की बात करते हैं और फिर ये बोलते हैं कि जो अल्लाह है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन अल्लाह। जब आप अल्लाह को इमेजिन नहीं कर पाओगे तो आप उसकी स्टैचू नहीं बना पाओगे, आप उसकी मूर्ति नहीं बना पाओगे। तो जब ये ऐसे रैशनलिज्म को लेके आते हैं तो आप देखो यहूदियों को बहुत डर लगेगा क्रिश्चियनिटी को लेकर, और यहाँ पे क्रूसेड वॉर स्टार्ट हो जाएगी मुसलमानों और यहूदियों के बीच में। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, अब आपका जो धर्म है वो फैलना स्टार्ट होगा क्योंकि रैशनल बहुत है, स्प्रेड करेगा। अब यहां से स्प्रेड किया, आगे जाके यहाँ मान लो टर्की में लिया, तो ये टर्क मुसलमान कहलाने लगेंगे, तुर्की के मुसलमान। ये आके इधर यहाँ चला आया तो ये भारत में आ गया तो भारतीय मुसलमान कहलाने लगेंगे। तो ऐसे ही आगे के जो शासक आप देखते हो, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो महमूद गजनवी है या फिर गौरी है, उनको क्या बोला जाता है? तुर्क आक्रमण, है ना, तुर्क आक्रमणकारी, क्योंकि ये तुर्क मुसलमान है। अब बात पे लौटते हैं कि अब धर्म को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए और लोग चाहिए, और पैसा कहाँ है? गोल्डन स्पैरो कौन है? तो गोल्डन स्पैरो है भारत। भारत को बोलते हैं सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अब इसी टाइम पे नॉर्थ इंडिया खाली है, वैक्यूम है, यहाँ पे सेंट्रल पावर कमजोर है, इसी टाइम पे इनको पैसा चाहिए, ठीक है, इनके अपने धर्म को बढ़ाना है। तो पहला केस तो ये हुआ कि सोने की चिड़िया इंडिया है तो इंडिया पे अटैक होगा। दूसरा एक और रीजन था, ये जो सिंध वाली जगह है, यहाँ पे एक शाही वंश के राजा थे दाहिर, और ये दाहिर जो राज कर रहे थे, ये जो जगह है यहाँ पे एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। ठीक है भाई, सो देवल जो बंदरगाह था, इस बंदरगाह से ट्रेड होता था अरब के लोगों का, व्यापार। तो अरब के राजा थे अल हिजाज, अल हिजाज के जब जहाज यहाँ ट्रेड करते थे श्रीलंका वगैरह से, तो यहाँ पे पायरेसी की घटनाएं बहुत घटती थी। पायरेसी मतलब लूटपाट बहुत मचती थी। तो अल हिजाज ने खबर पहुंचाई दाहिर के पास कि भैया तुम्हारे जो एरिया है वहां पे लूटपाट मचती है, उसको रोको। तो दाहिर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अल हिजाज के सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, उनको भेजा गया और उनको बोला कि पहले तो तुम दाहिर की खबर लो और उसके बाद तुम देखो कि वहां पे पायरेसी की को जो घटना है उसको कंट्रोल करो। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आएगा और वो दाहिर पे अटैक करेगा सिंध पे, और सिंध में आप देखोगे सबसे पहले एक सफल आक्रमणकारी के रूप में ये आता है। उसके बाद देवल बंदरगाह पे जो पायरेसी घटनाएं हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से भारत पे क्या होता है? पहला सफल मुस्लिम आक्रमण होता है 712 में। ठीक है, अब ये पिक्चर आपको समझ आई। अब जब ये लोग आएंगे, ये इस्लाम यहाँ पे है, इस्लाम थोड़ा सा बढ़ा है, तो इनका अपना कल्चर है, अपनी प्रिंसिपल है, अपनी चीजें हैं। तो जब भी आप कहीं दूसरी जगह जाते हो तो अपनी संस्कृति साथ में लेके जाते हो, अपना कल्चर साथ में। तो जब मुसलमान भारत में आएंगे तो मुसलमान भी अपना कल्चर साथ में लेकर आएंगे। ठीक है भाई। अब आप लोग बोलते हो कि भाई अब अगर हम इंसानों को जलाते हैं तो हमसे ये लोग उल्टा करते हैं, ये लोग दफनाते हैं। ठीक है, हम अगर सूरज की पूजा करते हैं तो ये चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो आप उन चीजों पे ना जाएं, आप एक रैशनल व्यक्ति की तरह सोचें। ज्योग्राफी वहां के कल्चर को डिफाइन करती है। अगर मैं भारत की बात करूं तो अगर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति कॉटन की चीजें पहनने लगेगा, कॉटन के कपड़े पहनने लगेगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, और साउथ इंडिया का व्यक्ति अगर स्वेटर पहनने लगेगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही इस्लामिक रीजन, जो इस्लाम का जो जगह है ये पूरा डेजर्ट है, और डेजर्ट में आप देखोगे, आप सूरज जैसे ही निकलेगा, तो सूरज जैसे ही निकलेगा, आप मान लिया पिकनिक करने जा रहे हो तो आप पिकनिक करने नहीं जाओगे, आप वापस आ जाओगे, क्योंकि सन जैसे ही आएगा तो सन इनके लिए कर्स हो जाएगा। कर्स कैसे?
ये जो डेजर्ट है, ये डेजर्ट तपने लगेगा, तपने लगेगा, आप खुद ही अंदर घुस के बाहर अंदर घर में बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मून निकलेगा तो मून ठंडक देगा इस पूरे रीजन को, तो तब ये रात को निकलेंगे। तो इनके लिए जो चंद्रमा है, तभी आप देखोगे जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके सबके झंडे पे आपको क्या दिखेगा, चंद्रमा का फोटो दिखेगा। ठीक है, अब इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में 250 सेंटीमीटर से लेके और 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है। मावंसी राम, चेरापूंजी, मेघालय से लेके और पंजाब तक पूरा हरा भरा एरिया है। ठीक है, यहाँ पे नीचली लोग जब मरे तो आपने देखा है कि लकड़ी आप काट के, आप यहाँ मतलब लकड़ी जब आपने काटी तो उसके साथ लोगों को जलाना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्षेत्र है, यहाँ लकड़ी है ही नहीं, बारिश ही नहीं होती है, पर यहाँ डेजर्ट पड़ा है बहुत सारा। तो जब इस कल्चर में यहाँ लोग मरेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, दफनाया जाएगा। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बुर्खा पहनेंगी। रीजन ये है कि वो निकलेंगी तो पता चला कि भाई 2 किलो रेत उनके मुंह में घुस गया, नाक में चला गया, वो निकलेंगी ही नहीं। तो दैट्स द रीजन कि यहाँ की औरतें बुर्खा पहनेंगी। और धूप बहुत तेज होगी तो उससे भी बचाएगा बुर्खा। यूरोप की जो लड़कियां हैं वो क्या पहनेंगी, शॉर्ट्स पहनेंगी। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जब जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर को डिफाइन करती है। ठीक है भाई। सो अब आप देखोगे कि इस तरह से भारत पे क्या होगा, अटैक होगा, और यहां से स्टार्ट हो जाता है भारत में मुस्लिमों का आक्रमण। और मुस्लिमों के आक्रमण में सबसे पहला जो व्यक्ति होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है भाई। सो मोहम्मद बिन कासिम के बाद आप देखोगे दूसरा जो व्यक्ति होगा वो होगा महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी 1000 से लेके 1027 तक 17 बार भारत पर अटैक करेगा, और उसके भी अपने रीजन थे। तो 712 में आप देखोगे मोहम्मद बिन कासिम अटैक करेगा, और ये अपने साथ अपने कल्चर, अपने प्रिंसिपल लेके आएगा। तो भारत में सबसे पहले जो जजिया है, वो जजिया किसके टाइम पे आएगा, तो वो मोहम्मद बिन कासिम के ही साथ आएगा। ठीक है, ये जो सिंध वाले एरिया पे रूल करने लगेगा, तो वहां बोलेगा कि या तो आप हमें टैक्स दो, हमारी जगह पे रह रहे हो, या फिर तुम इस्लाम को कबूल करो। तो ये जो टैक्स है, यही टैक्स जजिया है, इसको मुंडकर भी कहते हैं। ठीक है, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स जजिया टैक्स है। इसके बाद अरब के जो लोग हैं, इन्होंने भारत को कुछ कुछ चीजें भी की हैं। जब ये आए भारत में तो खजूर की खेती या ऊंट पालन, ये सारी चीजें ये भारत में लेके आए। ठीक है भाई। इसके बाद आप देखोगे अगला जो व्यक्ति है, तुर्क आक्रमण इनको हम कहते हैं। और तुर्की के अंदर एक जगह पड़ती थी गजनी। तो गजनी का जो शासक था वो था अलब्दगीन। ठीक है, और अलब्दगीन का आप देखोगे जो गुलाम था वो था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ने भी अटैक करने की कोशिश करी। ये जो एरिया था, दाहिर के वारिस का बेटा आप देखोगे जयपाल यहाँ पे बैठा होगा सिंध वाले एरिया पे, कुछ कुछ क्षेत्र पे कब्जा करके, और इनकी लड़ाई चलती रहेगी इस रीजन में। तो सुबुक्तगीन को जयपाल मार देता है, और उसके बाद उसका जो लड़का है महमूद गजनवी, वो कसम खाता है कि मैं भारत पर जितने साल जीऊंगा उतने साल अटैक करूंगा। यही रीजन है कि भारत पे वो 17 बार क्या करता है, अटैक करता है, 17 टाइम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसका अटैक होता है वो होता है सोमनाथ मंदिर को लूटना। ठीक है भाई, सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में पड़ता है, और इस मंदिर को जब ये लूट के ले जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारा सोना और बहुत दौलत इसको हाथ लगती है। अब इसी दौलत को कहा जाता है कि कुछ खोखर जाट जो होते हैं वो इस पे अटैक कर देते हैं और कुछ सोना छीन लेते हैं। अब ये चीज इसको बहुत गवारा नहीं होती है, और वापस ये आता है 1027 में और जाटों के खिलाफ एक अटैक करता है, और इस अटैक में ये घायल हो जाएगा। और घायल होने के बाद आप देखोगे 1030 में गजनी की क्या हो जाएगी, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसने इस्लाम को स्प्रेड कर दिया काफी ज्यादा। ठीक है, मंदिरों को क्यों लूटा, ये भारत आया, भारत में आके इसने बोला कि हाँ भाई पैसा कहाँ है, तो सबने कहा पैसा तो हमारे पास है नहीं, मंदिरों में है। तो कहता मंदिरों में, कि ये कौन है, कि ये भगवान है। तो कहता हट, भगवान इतने छोटे थोड़ी है कि तुम उनकी मूर्ति बना लो, अल्लाह को तुम इमेजिन नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन कि इस्लाम में आप देखोगे जितने भी राजा हुए हैं उनको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी उन्होंने मंदिरों को लूटा है, क्योंकि वो उस चीज को मानते ही नहीं है। ठीक है, चाहे फिर मैं अकबर की बात करूं, ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला
और काला ताजमहल ये सब बना के इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर दी उस टाइम पे। तो जब औरंगजेब आया तो उसके पास पैसा ही नहीं, जब पैसा नहीं है तो उसने देखा कि भाई पैसा कहाँ से, तो मंदिरों पे। तो उसने फिर से सोमनाथ मंदिर, काशी मंदिर, मथुरा मंदिर, सारे मंदिर उसने लूटने स्टार्ट किए। उसे लूटने ही पड़े क्योंकि पैसा नहीं था, और पैसा तब मंदिरों में होता है हिंदुओं का। तो ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति होगा वो होगा अब मोहम्मद गौरी। ठीक है, गौरी जो जगह है वो गजनी के ही अधीन पड़ती थी, और मैंने बोला जब जब शासक कमजोर होगा उसके बाद एक दूसरा शासक अटैक करने के लिए तैयार होगा, और दूसरा जो व्यक्ति आएगा वो आएगा मोहम्मद गौरी। और गौरी को पता है कि भाई सबसे ज्यादा पैसा जो महमूद गजनवी है वो कहाँ से लेके आया है, तो गुजरात से लेके आया है। तो सबसे पहले ये मुल्तान पे अटैक करेगा, और मुल्तान के बाद सीधा गुजरात पे अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो जो भी चीजें हैं वो कल ज्योग्राफी से बहुत चीजें डिफाइन होती हैं। गुजरात व्यापारिक केंद्र, आप अगर कभी भी गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात के किसी भी बच्चे से आप पूछना कि पुलिस की भर्ती निकली है, आप जॉब करोगे, नहीं करेगा। कई सालों से दादा परदादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से लोथल बंदरगाह था, इन्होंने ट्रेड देखा है। तो इनके जो जीन्स हैं, इनकी जो चीजें हैं वो बिजनेस के लिए डेवलप होंगी। अंबानी कहाँ पैदा होगा, गुजरात में पैदा होगा। ठीक है, अगर हम यही इस बेल्ट की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला क्षेत्र, ये अंग्रेजों के यहाँ भर्ती होते थे, रिक्रूटमेंट, अंग्रेजों की सेना में भर्ती होते थे, अवध के सैनिक सबसे ज्यादा थे। यूपी का जो बेल्ट है, तो आप देखोगे यही बेल्ट आज भी क्या कह रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो ये ज्योग्राफी आपको काफी सारी समझ देती है। ठीक है भाई, सो अब होगा क्या, मोहम्मद गौरी जो क्या है अटैक करेगा गुजरात पे। जो मुल्तान पे अटैक है ये 1175 में करेगा, और 1178 में अटैक करेगा गुजरात पे, और यहाँ पे मोहम्मद गौरी की हार होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे भीम सेकंड या मूलराज नामक एक राजा रहता है जो मोहम्मद गौरी को हराएगा। रीजन समझो, ट्रेड है, ट्रेड चल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो इकोनॉमी होगी वो कैसी होगी, अच्छी होगी। इकोनॉमी अच्छी होगी तो आर्मी इनके पास कैसी होगी, अच्छी होगी। इसका मतलब जो शासक है वो क्या होगा, पावरफुल होगा। यही रीजन है कि भीम द्वितीय ने आसानी से मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी वापस लौट गया। अब इसी टाइम पे आप देखोगे अजमेर वाले क्षेत्र में एक नया वंश आता है, चौहान वंश। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे गढ़वाल वंश आता है, ये भी राजपूत ही माने जाते हैं। ठीक है, अब चौहान वंश के जो एक सबसे प्रतापी राजा, आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है भाई, सो पृथ्वीराज चौहान आते हैं और काफी इंथुसियाज्म वाले व्यक्ति हैं, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट व्यक्ति हैं, और बहुत ज्यादा जीतने पे विश्वास करते हैं। तो इनिशियली जब भी कोई भी राजा होता था, उसको जब अपने आप को शो ऑफ करना होता था कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ, या तो वो क्या करता था, एक्सपेंशन करता था। तो शुरुआत में इन्होंने जीतना स्टार्ट किया। आप देखोगे मालवा को, ग्वालियर को, इन सबको जीता, दिल्ली को जीत लिया तोमरों से। ठीक है, उसके बाद गढ़वाल को ये छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, उसका एक रीजन ये था कि गढ़वालों में जो जयचंद्र थे, जयचंद की एक बहुत सुंदर बेटी थी, इनका नाम था संयोगिता। ठीक है भाई, और संयोगिता को मान लो ये उस टाइम की मिस इंडिया है, और उस टाइम के मिस्टर इंडिया हैं पृथ्वीराज चौहान। अच्छी बॉडी, मसल, सिक्स पैक सब हैं, दोनों हाथों से तलवार चलाना जानते हैं, शब्द वेदी बाण भी चलाने आते हैं इनको, भाला बहुत अच्छा चलाते हैं। तो मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया, इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। ठीक है, प्रेम प्रसंग हो जाता है, और ये पसंद नहीं होता है जयचंद को। ठीक है, क्योंकि एक रिश्ते में, दूर के रिश्ते में ये बुआ की लड़की लगती थी। ठीक है, तो भाई बहन वाला रिश्ता भी था, बट प्यार तो प्यार होता है। इसके बाद आप देखोगे कि जब पृथ्वीराज चौहान इधर जो सिंध वाले एरिया है, यहाँ पे जब एक्सपेंशन करने जाएगा, तो यहाँ पे इनको मिलेंगे मोहम्मद गौरी, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट होगा, और यहाँ से दो लड़ाइयाँ निकलेंगी, पानीपत का पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का जो पहला युद्ध होगा, उस युद्ध में मोहम्मद गौरी को 3 से 4 घंटे के अंदर हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भाई, उसका रीजन क्या था,
आप देखोगे कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है काफी सशक्त सेना है, शक्तिशाली है, इनके पास सारी वो चीजें हैं। तो जब पहली जो लड़ाई होती है 1191 वाली, तराइन का पहला युद्ध है ना, तराइन का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो इस तराइन में क्या होता है, मोहम्मद गौरी हारते हैं पृथ्वीराज चौहान से। और जब इनको पकड़ लिया जाता है तो बोला जाता है कि भाई इनका क्या किया जाए, तो चंद बरदाई जी बोलते हैं कि भाई इनको माफ कर देते हैं, जाने देते हैं। और मोहम्मद गौरी उस टाइम पे बोलते हैं कि हमारी बड़ी इच्छा है कि हम आपके साथ एक दो दिन बिताएं, आपके यहाँ रहें। और जब मोहम्मद गौरी कहा जाता है, माइथोलॉजी जो पृथ्वीराज राशो बुक है उसमें ऐसा लिखा है कि मोहम्मद गौरी फिर आते हैं पृथ्वीराज चौहान के यहाँ, रहना स्टार्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी सेना कैसे काम करती है, सेना ने कौन से हथियार ले रखे हैं, सेना ने कवच कैसा पहन रखा है, और ये सारी चीजें, और बाद में ये चले जाते हैं। ठीक है, और अगले साल ये पूरी ताकत के साथ मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, 1192 में अटैक करते हैं। और इसमें एक और क्लू मैं जोड़ देता हूं, जब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा होता है, उसी टाइम पे जयचंद को ये चीजें पसंद नहीं होती हैं, तो जयचंद क्या करते हैं, संयोगिता का स्वयंवर कर देते हैं, और स्वयंवर में इनविटेशन नहीं जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो ये बात बहुत बुरी लगती है पृथ्वीराज चौहान को, और ये क्या करते हैं, संयोगिता का अपहरण करते हैं और ले जाते हैं। अब उस अपहरण के चक्कर में जयचंद को बहुत गालियां मिलती हैं, और वो कैसे मिलती है, क्योंकि बाकी जो राजा आए सुबह, उन्होंने बोला कि यार तुम अपनी लड़की को नहीं संभाल सके, तुम राज्य क्या संभालोगे, तुमको तो राज्य छोड़ देना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तो ये जो खून के घूंट है जयचंद पी रहे हैं। अब इनको लगता है कि मैं तो पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी शक्तिशाली सेना है, खुद बहुत ताकतवर है। अब ये क्या करेंगे, इनको पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएंगे। जयचंद बोलेंगे कि मोहम्मद गौरी से कि तुम अटैक करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और अगले साल 1192 में जो तराइन का युद्ध होगा, इस तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होगी और पृथ्वीराज चौहान की हार। इनके एक कवि हैं, पोएट हैं, और इनका नाम है चंद्रवरदाई, और उन्होंने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियां लिख रखी हैं। ठीक है, और उन पे नहीं जाएंगे हम, स्ट्रिक्टली हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे कि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, उसके बाद एक और युद्ध होगा 1194 में, चंदावार का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावार। और चंदावार के युद्ध में आप देखोगे कि जयचंद को भी मोहम्मद गौरी हरा देंगे, और यहाँ सिंध से लेके और पूरा दिल्ली तक का जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया अंडर कंट्रोल में आ जाएगा मोहम्मद गौरी के, और यहाँ से स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी इन अटैक्स के बाद। और यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बनता है कि अपने आप को सुल्तान कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो महमूद गजनवी ने अपने आप को सुल्तान कहा था। रीजन ये कि इतने सारे अटैक उसने करे थे, और उस अटैक में उसने बोला था कि मैं इस्लाम को तो स्प्रेड कर ही रहा हूँ, मैं लूट भी बहुत रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उसने अपने आप को सुल्तान बोला। अगर स्टेबिलिटी की बात जब भी आएगी तो आप आंसर दोगे मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी की कोई भी संतान नहीं होती है, ठीक है, और होगी भी कैसे, लड़ाइयों में इतना व्यस्त है। ठीक है, जो कपाट, ठीक है, इनके कोई भी संतान नहीं होती, और इसके कौन होते हैं, स्लेव्स होते हैं। स्लेव्स का मतलब गुलाम। तो यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, और इन गुलामों में से एक जो गुलाम है, इनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चार इंपॉर्टेंट गुलाम होते हैं, जिसमें यालदुज होता है, यालदुज, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, बख्तियार खिलजी होता है, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की हमने पूरी स्टोरी देखी है। आगे इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके और पूरा मुगल्स तक जाएंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, इम्पोर्टेंट राजा होंगे, उनके बारे में एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको हेल्प करेगी किसी भी प्रिपरेशन के लिए। आप जब भी इसके बाद जाके आप कोई भी एक ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हैं, और ये आपको आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो। बाकी आप जुड़े रहिए एलिवेटर के साथ, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।